मतलब हर एक की अपनी अपनी एक क्षमता है और अपना अपना परमात्मा ने उनको मतलब ये क्षमता दी है कि हर एक के पास कोई ना कोई, क्योंकि जो प्रैक्टिकल मैंने किए है ना, उन्होंने तो स्टेज से बोल दिया ऐसे करना है, ऐसे करना चाहिए, और मैंने उसको प्रैक्टिकल कर लिया। उनका अपना कोई प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब किसी एक पॉइंट पे, ये बात बोल रहा हूं कि किसी एक पॉइंट पे उनका वो कोई प्रैक्टिकल नहीं है और मेरा प्रैक्टिकल हो गया, तो मेरी उस चीज में उनसे ज्यादा पकड़ है। मेरा काम है सुनार का। एक देवेंद्र भाई एक बात बोल रहे हैं कि इस धरती के ऊपर सबसे जो एनर्जी की चीज है ना, वो क्या है? वो है सोना। उसी का काम है मेरा। सारा दिन गोल्ड बनाता हूं मैं, और ये मैं प्रचार नहीं कर रहा कि मेरे से बनवाओ, चलो बनवा भी सकते हो, पर इसमें दो बातें, एक आपकी इन्वेस्टमेंट होएगी और एक वो एनर्जी का इतना बड़ा स्रोत है। चलो अब गोल्ड की बात है, गोल्ड की मैं बात बता देता हूं। गोल्ड मात्र लेकर के घर पे रखने के लिए नहीं होता। मैंने अभी अभी एनर्जी की एक बात की थी। गोल्ड को पहनना कितना जरूरी था पिछले समय में, मतलब उनको पता था शायद, या किसी मां को पता भी नहीं था, वो फिर भी अपनी परंपरा को निभाते थे। मतलब गोल्ड को पहनना, छाती से ऊपर, राजीव भाई दीक्षित जी ने भी बताया हुआ है कि छाती से ऊपर गोल्ड पहनना चाहिए। ये आयुर्वेद के जानकार है हमारे सचिन भाई, तो जब इनसे बात करते हैं ये बताते हैं कि वो मतलब गर्म होता है और वो कफ को समन करता है। ये कफ का एरिया है, तो इसके लिए गोल्ड बहुत जरूरी है। अगर हम छाती से ऊपर गोल्ड पहनते हैं तो इसीलिए जो पायल है ना, चाहे कोई जितना मर्जी अमीर है, वो पायल को कभी सोने में नहीं बनवाता, वो चांदी में ही रहेगी। छाती से नीचे चांदी पहन सकते हैं, वो ठंडी होती है। मतलब वो ऐसे ही सिर्फ सजावट के रूप में गहना नहीं बनवाना था कि सजावट के लिए हमने गोल्ड पहनना है। वो एनर्जी का इतना बड़ा स्रोत था। अगर आप गोल्ड पहनते हो ना, जैसे कुछ अगर जैसे हम बोल देते हैं कि हम समझा रहे हैं, लोग समझते नहीं है। यहां भाई बैठे हैं, मुझे बहुत मतलब बार बार इनके पास वो नजर जाती है, जब ऐसी पगड़ी बंदी हो और अमरतारी हो, तो इनके पास तो ऑलरेडी इतनी एनर्जी आ जाती है ना, तो क्या कमाल। इनको तो बस सिर्फ हल्की सी बात बतानी है जो इनको नहीं पता होगी, ये एकदम से पकड़ लेंगे उस बात को। जो प्रॉपर गोल्ड को पहन रहा है, अब उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि आप इसको यूज ना कर पाए। अब जो बोलते हैं यार ट्रेंडिंग में आजकल गोल्ड कौन पहनता है, आर्टिफिशियल पहनो, वो सबसे बढ़िया, क्योंकि लेडीज को अब ये बता दिया गया कि सुंदर दिखने के लिए पहनना है। ये गोल्ड का गहना सुंदर दिखने के लिए नहीं पहनना था, वो आयुर्वेद का भी राज था, वो आयुर्वेद के नियम के हिसाब से भी बेस्ट था वो, क्योंकि उसको पहनने मात्र से वो जो एनर्जी देगा, जैसे बता रहे हैं ना देवेंद्र भाई, जो सूरज की जो एनर्जी को जो ऑब्जर्व करता है ना, वो गोल्ड में बहुत क्षमता है उस चीज की। पर आज उस षड्यंत्र के तहत हमें पता ही नहीं चला, उस टीवी को देख, उस टीवी के माध्यम से हमने उसको खत्म कर दिया। अब जिसके पास भी गोल्ड है उसने अपनी उसको अलमारी में रख दिया और आर्टिफिशियल पहनना स्टार्ट कर दिया। जब वो आर्टिफिशियल पहन रहे हो ना आप, वो नेगेटिव एनर्जी है। उससे तो आपके जो अगर अच्छी चीज भी अगर आपको बता रहे हैं ना, वो भी कभी भी मतलब बहुत लेट समझ में आएगी। जो बंदा हाई एनर्जी में काम कर रहा है, खाना उसका शुद्ध है और वो लेंटर वाला मकान नहीं है उसका, मेरी तरह उसके कड़ियां बाले डले हुए हैं, मिट्टी वाला मकान है जैसे मैं रहता हूं जिसमें, अगर वो है, अगर वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, और देखना ये प्रैक्टिकल, जब यहां से आप जाकर के अपने गांव में जाओगे ना, ये चीजों का ध्यान रखना। जिस लेडीज ने बहुत अच्छे से गोल्ड पहना हुआ है, कच्चा मकान में रहते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं और शुद्ध खाना खाते हैं, उनको बात ज्यादा देर नहीं लगेगी समझाने में। थोड़ा सा बताओगे ऐसे समझ में आएगा। बहुत से लोग मिले, जैसे हम पंजाब में गए थे, अमृतपाल भाई है कोई, अमृतपाल सिंह, वैगरूपुरा में, मानसा के पास। जब उसके पास गए
वो जो बातें कर रहा था ना, वो सारी बातें वो थी जो मोर्चा ऑलरेडी कर रहा है, सेम टू सेम। वो भी 11 साल से सेम बातें कर रहा है, पर वो मोर्चे से नहीं जुड़ा हुआ था। मतलब जो सच है वो सभी जगह सच है। उसको जब बात बताई वो ऐसे समझ में आई उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे जुड़ा हुआ था। उसका एनर्जी पावर इतना हाई था कि जबरदस्त। जो मैं बात कर रहा था कि एनर्जी को वो महसूस करके देखना, और यहां चलो वो मिट्टी नहीं है, नहीं तो इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते थे आप। बहुत लोगों ने देखा भी होगा जो पिछले किसी शिमला की ट्रेनिंग में गए होंगे, उन्होंने इस चीज को महसूस किया होगा, और उन्होंने इस चीज को जिस चीज का उनको पता था कि इस एनर्जी वाली चीज में अगर आप रहोगे तो कोई भी चीज, चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे किसी इंसान के माध्यम से, आपके दिमाग में वो घर नहीं करेगी। अगर मैं अपनी बात करूं, जब पहली बार राजीव बाजी को सुना, इसमें एक छोटी सी मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि परमात्मा की कृपा थी। 2014 में राजीव भाई को सुना, और उससे पहले मैं बहुत गरीब था। मतलब मेरे घर में मतलब मैं इसमें ये मानता हूं कि परमात्मा ने मेरे को ऐसा किया, और मुझे आज मैं धन्यवाद देता हूं उस परमात्मा का कि मुझे आपने कम पैसे दिए, जिसकी वजह से मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोल्ड ड्रिंक को पी सकूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तभी हुआ 6 महीने में मेरे घर में से मुझे 10 रुपए मिले, और मैं जाके कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके पी ली। वो मैंने ना पी, और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं कोई ये फास्ट फूड, कोई समोसा, कोई ऐसी चीज खा पाऊं। जब राजीव भाई को सुना तो फिर मैंने आंखें बंद करके चिंतन करके ये सोचा कि हे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्र है आपका कि आपने मुझे गरीब रखा, जिसकी वजह से मैंने कुछ भी गलत एनर्जी वाली चीज नहीं खाई। राजीव भाई को पहली बार सुनने के बाद ही मैंने अपने घर में इंप्लीमेंट कर दिया था। एक दिन में सुनने के बाद ही। आप बोल रहे हो लोग मानते नहीं हो, उन्होंने तो मुझे मनाया ही नहीं। पहली वीडियो सुनने के बाद मैंने अपने घर में से एल्यूमिनियम बाहर निकाल दिया था। पहली वीडियो सुनने के बाद, पहली वीडियो सुनने के बाद ही मैंने अपने घर में पित्तल लेके आ गया था। क्योंकि जो मैं ये बता रहा हूं ना, अगर आप ऑलरेडी पहले ही उस चीज को आप सही कर रहे हो कि खाना पीना आपका शुद्ध है और आप एनर्जी में रहते हो, हाई एनर्जी में रहते हो, तो ज्यादा समय नहीं लगता फिर सही बात पकड़ने में। वैसे जो यहां आए हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप जितने लोग यहां आए हो ना, ये ऑलरेडी, मैं पूरा कंप्लीट तो नहीं बोलूंगा, पर कहीं ना कहीं ये उस हाई फ्रिक्वेंसी में थे पहले ही, तभी आप ये मोर्चे में जुड़ पाए हो। कोई किसी, चाहे संगठन में था, चाहे कोई अपने गांव में भी जो काम कर रहा था, या किसी धर्म से को रिलेट था, कर रहा था उस चीज को। जैसे वो कमर अली भाई है, मतलब मैंने बहुत देखे लोग, पर कमर अली भाई जैसा मैंने देखा ही नहीं कोई। मतलब जैसे अगर मुसलमान में मैं बात करूं, वो भाई जब मिलते हैं ना, उसको कुछ नहीं दिखता कि आगे कौन है। वो इतने हाई एनर्जी वाले लगते हैं मुझे भाई। तो उसका कारण था, वो पहले ही उन बातों को समझ रहे थे। जो असल मतलब बात है ना, जिसको समझ के हम आगे काम कर सकते हैं, वो ऑलरेडी उस चीज को समझ रहे थे। जब हम इस चीज को समझते हैं ना, तो फिर ज्यादा समय नहीं लगता किसी भी चीज को करने के लिए। तो देविंदर भाई जो बात कर रहे हैं ना, वो 1 लाख लोगों की, वो 1 लाख लोगों की, उन्हीं की बात कर रहे हैं। जो उस एंड की जो बात मैं बोल रहा हूं कि जो उस एनर्जी को समझेंगे ना, वही आज इसमें काम कर पाएंगे। मैंने वो शायद सुना नहीं है, देविंदर भाई ने शायद आज कुछ ऐसा बोला है कि मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है आज, मैंने अभी अपलोड नहीं की। मतलब कंप्लीट बात तो मैं सुन नहीं पाया, पर मुझे लगा भी ऐसा बोला होगा, तो मेरे मतलब अपने आप ही खोपड़ी में ये बात आई। अब ध्यान रखना पड़ता है कि खोपड़ी में बात आई मेरे। तो वो मैंने वीडियो बनाई है 4-5 मिनट की। उसके अंदर मैं आंखें बंद करके ये सोच रहा था, समझ रहा था कि हर समय में पिछले वाला कुछ नहीं काम आता। समझ काम आ सकती है, एक दिशा काम आ सकती है, पर आज के समय में आज का ही बंदा काम करेगा, पुराना बंदा कोई काम नहीं कर पाएगा।
आज के समय में जो आज हम हैं ना, तो अपने हिसाब से देखो, हर समय की अपनी अपनी एक परिस्थिति होती है कि किस समय में कैसा क्या काम करना है हमने। जब भगत सिंह थे, उनको उनके हिसाब से ऐसा लगा कि भाई मुझे अब मरना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, तभी शायद कुछ हो पाएगा। तो वो उस समय की परिस्थिति थी, उनको लगा जैसा। पर मुझे ऐसा लगता है ये जरूरी नहीं है कि आज मुझे भी फांसी पे चढ़ना पड़ेगा और उसी से आप समझोगे या कुछ होगा, नहीं। आज के हिसाब से हमने चिंतन करना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी कि पुराना समय जो था वो शायद हमें हौसला देगा, तभी हम ये मतलब फोटो लगाते हैं कि इससे हमें यह आएगा कि हाँ इन्होंने भी कुछ देश के लिए किया। पर जो उनका तरीका था ना, जो उनकी समझ थी, वो अपने हिसाब से उन्होंने किया। अब उस किताब में हमने पढ़ के वो नॉलेज लेने के बाद करना अपने हिसाब से पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल समझ है कि अपने हिसाब से करना पड़ेगा। सेम काम नहीं कर पाएंगे हम कि वैसे ही तलवार लेकर के श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तरह हम भी ऐसे लड़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि अब वो आगे हथियार लेके नहीं आ रहा हमारे पास। आगे वो कैसे आ रहा है, जैसे मैंने एचपीवी की बात रखी थी उसमें अपने पहली बात में, कि अब वो इस तरीके से आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम तलवार लेके उनके आगे नहीं खड़े हो सकते। किसके आगे खड़े हो गए तलवार लेके? कौन आ रहा है वो एचपीवी वैक्सीन लेकर के? वो अपने में से ही है कोई अपने, जैसे वो भाई बोल के गया कि जनगणना के ऊपर बताएं, जो वो जनगणना के लिए करने के आदि आ रहे हैं, वो हमारे में से तो कोई मास्टर है बेचारा, क्या उसको तलवार लेके मारेंगे हम? क्योंकि सेम लड़ाई नहीं है जो पहले थी, इसलिए समझना पड़ेगा। शायद यहां जब हम पंजाब में गए थे, मलेरकोटला में बोला था किसी भाई ने, वो बाबा जी थे कोई, कि हमने बहुत से संगठन देख लिए, बहुत कुछ देखा, असल में कुछ नहीं मिला हमें। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो एक ही लाइन पे चल रहे हैं कि ऐसा ही करना पड़ेगा तभी होगा, या फिर सिर्फ किसानी बचानी पड़ेगी तभी होगा, या सिर्फ इस चीज को बचाना पड़ेगा तभी होगा। नहीं, तो उन्होंने देखा कि जब मोर्चे को समझा, मोर्चा तो यहां से लेके ए से लेके जेड तक जितनी भी बातें हैं, वो बोल रहा है कि सभी के ऊपर बात करनी पड़ेगी और सभी के ऊपर अच्छी समझ रखनी पड़ेगी, तब जाके इस लड़ाई को जीत सकते हैं। क्योंकि उनके पास बड़ा गजब का कंसेप्ट है। अगर हमने खेती बचा ली तो वो पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को नाश कर देंगे, फिर आने वाली जो पीढ़ी होगी, हम तो मर जाएंगे ना, जो आने वाली पीढ़ी होएगी ना, वो जो बच्चे आएंगे, खेती तो ठीक है, खा अच्छा रहे हैं, पर वो जो एजुकेशन दे रहे हैं ना, एजुकेशन के माध्यम से वो उनको इतना गलत चीज दे देंगे। जैसे आज के समय में अब संस्कृति और हमारे भारत की सभ्यता के बारे में बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या है, ना वो हमारे, ना तो उनको अपने उस कपड़ों का पता है कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए, क्यों हमें सही खाना खाना चाहिए, क्यों हमें कैसे किस घर में क्यों रहना चाहिए, वो क्यों था, क्यों पगड़ी पहनते थे, उस कारण का वो स्कूल में तो पढ़ाएंगे ही नहीं। अगर हमने एजुकेशन भी ठीक कर ली, खेती भी ठीक कर ली, अगर राजनीति में भी वही सेम हुआ, तो उस माध्यम से कर देंगे वो। तो इसीलिए हर मुद्दे के ऊपर बात रख के, हर मुद्दे को समझने के बाद ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से कोई इसका मतलब नहीं है कि हम इसको जीत पाएंगे। तो एक भाई ने मुझे जनगणना के लिए एक सवाल किया था कि जनगणना के ऊपर बताएं कि कैसे हमने उसको रोकना है। वैसे तो तकरीबन शायद जनगणना पूरी हो चुकी है, पर अकेली जनगणना नहीं है, चाहे वो एचपीवी वैक्सीन है या किसी भी तरह का वो कुछ भी लेके आते हैं, कुछ भी, तो हमारे पास सिर्फ सवाल करने की क्षमता होनी चाहिए, कुछ नहीं करना। मेरे पास आया था एक मास्टर कि भाई जनगणना करनी है, मैं तैयार हूं जनगणना कराने के लिए, क्योंकि आप अगर जनगणना करोगे और फिर कोई आगे जाके बताओगे कि मेरे गांव में इतने बुजुर्ग हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी लेडीज है और इतने जेंट्स हैं, उसके हिसाब से हम कोई नीति बनाएंगे, कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, फिर हमें वो नीति देके तो हमारा मतलब भलाई का काम करेंगे। मैं कहा ठीक है, ये तो बढ़िया चीज है, कोई गलत नहीं है, पर मैं ये समझ रहा हूं कि मैं कहा आप क्या कर रहे हो, इसमें 33 सवाल है, आप 33 सवाल पूछ रहे हो। मैं क्या
सिर्फ मैंने सवाल किया उसको, मैं कहा जी मुझे ये बताओ आप इससे कैसे करोगे कि मेरे पास इंटरनेट है या नहीं? क्या वहां से नीति ऐसी बनेगी कि अगर मेरे पास इंटरनेट या वाईफाई नहीं लगा आप वाईफाई लगवा के दोगे? उस सवाल में, उस जनगणना में मेरे इंटरनेट मेरे पास है ना नहीं, उसका क्या मतलब? बोला जी ये तो बात आपकी सही है, इससे क्या करेंगे? चलो मेरे घर में फर्श है या मिट्टी से कच्चा बना हुआ है या चूने से चनाई है या मिट्टी से चनाई है, इसके साथ क्या रणनीति बनाएंगे वो, या आज से पहले क्या बनाई? भी बात तो सही है आपकी, ये भी सही है। चलो मैं फिर भी ये मान लेता हूं ये मेरी बहुत ही निजी जानकारी है, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये, जो सिर्फ मेरे को पता है, आपको भी मेरे घर के बारे में नहीं पता कि मेरे घर में क्या चल रहा है, कैसे मेरे पास मैं पानी ले रहा हूं, कैसे मेरा क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता। अगर ये मेरी निजी जानकारी है, इसकी क्या श्योरिटी है कि मेरी वो निजी जानकारी किसी के पास नहीं जाएगी? बोला भी ऐसे थोड़ी जाती है, ये तो मतलब सरकार के पास है। जब मैंने उसको बताया कि आपको ये पता है कि ये तो अपना आधार कार्ड है, इसका भी एक्सेस सरकार के पास नहीं है, इसका भी एक प्राइवेट बंदे के पास है। बोला ऐसे कैसे? ये नहीं यार ये तो सरकारी है। मैं कहा नहीं ये सरकारी नहीं है, ये भी नंदन नीलकैनी के पास है, इसका पूरा एक्सेस अपने आधार कार्ड का। रही बात एक जनगणना की, मुझे इसकी श्योरिटी दे दो, मुझे एक लिख करके दे दो, मैं भी आप एक लाइन पे लिखवा के लूंगा आपसे कि जो मेरी आप ये निजी जानकारी लेके जा रहे हो ये आप तक या सरकार तक सीमित रहेगी, आगे नहीं जाएगी, तो फिर मैं करवा लूंगा, बात खत्म। इसके बाद आगे कोई सवाल ही नहीं किया उस मास्टर ने, और बोल रहा है ठीक है भाई आपने नहीं करवानी तो छोड़ दो, बात खत्म। तो आप बोल रहे हैं कि इसका क्या करना? कुछ भी नहीं है, मेन बात है उस समझ की। अगर अपने पास उस चीज की समझ है और सिर्फ एक सवाल करना है मात्र, वो चाहे कोई आपके आगे कोई पुलिस वाला है, चाहे कोई डीसी है, चाहे कोई है, सिर्फ एक सवाल मात्र करना है कि मुझे इसका बता दो जी। अगर गलत हूं तो वो भी बता दो, सही है तो वो भी बता दो। ऐसे ही ये लोन वाला भी कंसेप्ट सेम है, इसमें एक सवाल ही तो पूछा है कि आपने जो मुझे करेंसी दी है वो असली है या नकली है, आपने कैसा लोन दिया था वो बता दो, बात खत्म। आज तक एक भी बैंक वाले ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ हमें यह पता चल जाए कि सवाल कैसे पूछने हैं। ये ट्रेनिंग में आने का मतलब ही यही है, यहां से जो भाई या कोई अपना प्रैक्टिकल बताता है ना, तो पता चलता है अच्छा वो भाई ने ऐसे किया यार, फिर तो हम भी कर सकते हैं। तो इस चीज का बड़ा हुआ। इसमें एक चीज मैं ना आपको अपनी एक चल रहा है ओ जन बहुत टाइम पे आज, तो इसमें एक अपनी मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक भाई से बात हो रही थी मेरी बायो एंजाइम के ऊपर। मैं वैसे ना तो मैं खेती करता हूं, सुनार हूं, मैं सोना बनाता हूं, बट फिर भी राजीव भाई को सुनने के बाद और भी जो भाई के साथ मिले हैं, इतनी ट्रेनिंग की है, बहुत से भाई मिले और उनकी समझ से मैंने बायो एंजाइम का एक प्रैक्टिकल किया है। बायो एंजाइम क्या है? आप किसी भी तरह के फूल, पत्ते, प्याज को छोड़ के किसी भी सब्जी, फ्रूट या किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते लेकर के, इसका 1, 3 और 10 का रेशो होता है। 300 ग्राम पत्ते, 100 ग्राम गुड़ और 1 लीटर पानी। अगर हम 2 लीटर की बोतल में इसको रख के मिक्स करके इसको रख देते हैं 3 महीने के लिए, और जब भी इसमें गैस बने वो देखते रहना है हर दिन, तो उसका ढक्कन खोल के उसकी गैस निकाल देनी है। ऐसे बनता है बायो एंजाइम। 3 महीने के बाद ये तैयार हो जाएगा। 3 महीने के बाद इसको छान के उसको रख लो। इसका कितना प्रैक्टिकल और कितना रिजल्ट है इसका एक चीज समझ के देखना। जो अपने जोड़ होते हैं, और अगर मैं पंजाब की बात करूं, जितने भी अपने टोबे हैं उनका नाश हो चुका है, खराब हो चुके हैं। उसका कारण रहा है जो हम ये टॉयलेट साफ करने के लिए यूज करते हैं ना, वो इतना एसिडिक है कि जब वो उसमें जाता है, जो ये कुदरत का नियम है कि जब हम लैट्रिन खेत में करेंगे ना, तो परमात्मा के हिसाब से अपने आप ही उसके अंदर जीव पैदा हो जाते हैं एक ही दिन में। वो जीव क्या काम करते हैं? वो जीव उसको खा करके उसकी मिट्टी बना देते हैं। मतलब कुदरत का एक सर्कल है। अगर कुदरत के सर्कल के हिसाब से हम चल रहे हैं ना, तो वो उसको अपने आप ही ठीक कर देता है, अपने आप उसकी मिट्टी बन गई। चाहे वो मलमूत्र किसी का भी हो, चाहे इंसान का है या किसी जानवर का है, अगर वो मिट्टी में मिलेगा
तो उसकी मिट्टी बननी ही बननी है। अब क्या हो रहा है, जब उस केमिकल को हम उस लैट्रिन में डालते हैं अपने घर पे, जब वो अंदर जाता है तो वो जो उसका प्रोसेस होना था ना उस बनने का, उसमें जीवाणु बनने का, वो खत्म हो जाता है, उसको मार देता है। अब वो गंध बढ़ेगा, वो पहले गंद नहीं है, अगर वो वहां आप करते हो ना वो गंद नहीं है, 2 दिन के बाद वो ठीक है, वो मिट्टी बन जाएगी, वो इतना पोषण देगी धरती को कि क्या कमाल। क्योंकि जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनको पता है कि हमारा मलमूत्र या किसी भी चीज का मलमूत्र जमीन के लिए कितना फायदेमंद है। तो अब जो जिसमें बायो एंजाइम की मैं बात कर रहा हूं ना, आप जस्ट अगर हर बंदा इस बायो एंजाइम को घर पे यूज करे, टॉयलेट भी साफ कर सकते हैं, किसी भी खट्टे फ्रूट से आप बायो एंजाइम तैयार कर लो, अलग अलग चीजों से अलग अलग बना सकते हो। मान के चलते हैं अगर हम नीम का एंजाइम बनाते हैं ना, तो अगर नीम के मैं अगर मान के चलता हूं कि 80% कुछ वो ताकत है उसके अंदर, तो 1000 गुना बढ़ जाती है अगर उसको बायो एंजाइम बना देते हैं। तो हमने खट्टे फल का अगर बायो एंजाइम बना देते हैं, उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि अगर आप उस अपनी लैट्रिन सीट में डालोगे तो वो सफाई कर देगा उसकी बहुत बढ़िया से। और उसका फायदा क्या होगा, जब वो लैट्रिन के माध्यम से, नाली के माध्यम से आपके वो जोड़ में जाएगा ना, अगर पूरा गांव, एक अगर मोहल्ले की बात करें, अगर मोहल्ले में एक टप उसके 200 लीटर के ड्रम में अगर ये बायो एंजाइम तैयार किया जाए, जिसमें 1 भी रुपया खर्च नहीं होता, सारा वेस्ट ही डालना है उसमें, एक मोहल्ला पूरा, अगर पूरे गांव में, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं 20 मोहल्ले हैं, 20 मोहल्ले में अगर 20 ड्रम उस एंजाइम के बन जाते हैं ना, अगर उसको हम ऐसे ही नाली में फेंक दें तो अगले दिन उस पानी का टीडीएस चेक करना, और उससे पहले टीडीएस चेक करना, उससे पहले पीएच लेवल चेक करना उसका, और उसके बाद पीएच लेवल चेक करना, एक ही दिन में इतना गजब का रिजल्ट है उसका। तो उन्होंने कितने अच्छे षड्यंत्र से इन चीजों को खत्म किया है कि हमारी सेहत भी खराब हो जाए, और आने वाले समय में अब उसका फिर क्या करना है, जो ये खराब हो चुके हैं, अब इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के नाम से उसको साफ भी वही कर रहे हैं, नुकसान भी उन्होंने किया बड़े बढ़िया तरीके से, और अब साफ करने के लिए वही आ रहे हैं कि हमारी ये कंपनी आएगी, वो आपके उसको जोड़ को साफ करेगी। जबकि कुछ नहीं करना, 1 दिन का काम है जोड़ को साफ करना, मतलब 3 महीने का ये प्रोसेस करने के बाद जोड़ ठीक होने में, टोब्बे को साफ करने में 1 दिन का समय लगेगा मात्र। ये तो जस्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मेरा अपना खुद का प्रैक्टिकल था, क्योंकि मैंने आज तक जितने काम किए, जो भी मैंने ट्रेनिंग से सुना है, उसका मैंने प्रैक्टिकल किया अपने बच्चों के ऊपर। जो मैं बच्चे की बात बता रहा था, मेरा बच्चा इस परमात्मा की दया से बिल्कुल भी बीमार नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है यार, मैं मतलब बहुत अमीर हूं मैं इस चीज मामले में कि बच्चा बीमार ही नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये हर किसी का हो सकता है, ना तो मेरे पास पैसे थे, ना मैं अमीर था, फिर भी मेरा बच्चा बीमार नहीं होता, और ना इतना पैसा है कि मैं मतलब उसको बहुत अच्छी कोई सुविधा दे पाता हूं, क्योंकि सुविधा देने की जरूरत ही नहीं होती। वो कच्चे मकान में सो के बहुत खुश हैं, हम खाट पे सोते हैं, मंजे पे, पंजाब की अगर बात करूं मंजे पे सोते हैं, हम खाट पे सोते हैं, इतने खुश है ना मेरे बच्चे। जिस दिन वो बेड पे सोना पड़ जाए वो दुखी होते हैं कि पिताजी मजा नहीं आ रहा यहां पर सोने का, क्योंकि वो जब कोई रिश्तेदार आता है ना, तो हमारा एक मेरा अपने घर का है कि अतिथि देवो भव, जो हमारे भारत का है, मैं उनको अपने खाट पे सुलाता हूं और आप बेड पे सो जाता हूं कि नहीं, अपने भगवान को मैं इस मतलब बेड पे सुला के उनकी एनर्जी डाउन नहीं करूंगा, उसकी एनर्जी हाई लेवल की करता हूं। और जिस मैं कमरे की बात कर रहा हूं, जो मैंने बनाए हुए हैं 2 रूम, वो मतलब गजब की हाई एनर्जी के हैं, कुछ नहीं किया हुआ, वो मिट्टी से बने हुए हैं बस। तो बस मेरा इतना कही है कि जो भी यहां से बोलता है ना, तो हाथ जोड़ के बेनती है कि एक बार एक चेक कर लो, क्यों मैं ये नहीं मानता कि जो मैंने बोला है वो सबके लिए सही होगा। पर मेरे पास 2-4 दोस्त आए थे, वो बोल रहे थे भाई यार जो आप ये बोल रहे तो हम तो ऑलरेडी ये झेल रहे हैं, मुझे बताओ ये कैसे करना है, और हम वो करके हम ठीक हो जाएंगे। और 2-4 साथी ऐसे भी मिले आज तक की 4 साल की, उसमें ज्यादा नहीं बोल रहा कि मैं हजारों की बात करूं, 2-4 ऐसे मिले कि भाई आपने बताया था और हमें रिजल्ट मिला बहुत बढ़िया। तो किसी का भला हो सकता है, पर जब हम आप अच्छे से नहीं सुन रहे ना, तो दूसरे को लगता है यार ये तो ऐसा ही होगा, इसकी सुनेंगे नहीं, वो किसी के काम आ सकता है। तो इसलिए अगर कोई भी यहां खड़ा होता है तो मतलब हाथ जोड़ के बेनती है उसको जरूर सुन लेना। और आज मेरे को आपने सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा फिर। और अगर आप चाहोगे तो कल हम फिर बोलेंगे
और कुछ नए टॉपिक के ऊपर और मेरा कुछ नए एक्सपीरियंस के ऊपर अब खाना तैयार है।